नमस्कार, मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सासा पॉलिटी माई पॉइंट ऑफ व्यू। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकारों का एक वर्ग कैसे झूठ की खेती कर रहा है और उनके मन में जो छुपे हुए मनसाए हैं, उनकी जो मनोकांक्षा है वो क्या है। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं कि कम मतदान। अभी 3 फेज तक ये चर्चा होती रही कि मतदान का जो कम प्रतिशत है उसके कारण भाजपा की नींद उड़ी हुई है। उनका कहना था कि जो अल्पसंख्यक वोट हैं और जो विपक्षी इंडिया गठबंधन के जो वोटर्स हैं वो तो बाहर निकल रहे हैं, उनकी वोटें पड़ रही हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और इसके कारण मत प्रतिशत कम हो रहा है। तो उनकी नज़र में मत प्रतिशत घटने का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा और उसकी सीटें कम आएगी। लेकिन चौथे चरण से जैसे ही वोटों का प्रतिशत बढ़ना शुरू हुआ है, फिर उनका स्वर बदल गया है। अब कहते हैं कि अधिक वोट प्रतिशत बढ़ने का मतलब होता है कि सत्ताधारी पार्टी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी। तो उनकी नज़र में वोट प्रतिशत बढ़ा, ज़्यादा लोग वोट देने आए, इसका मतलब है कि लोग सत्ता को बदलना वर्तमान सत्ता को बदलना चाहते हैं। अब भाई मेरा कहना यह है कि पहले आप ये डिसाइड कर लो कि कम मतदान या अधिक मतदान ये किसको फ़ायदा करता है, किसको नुकसान करता है। जब कम मतदान अगर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जा रहा था तो फिर ज़्यादा मतदान उसके विरोध में फिर कैसे चला गया। लेकिन अभी आज जितने भी विश्लेषण होंगे आप शाम में देखिए टीवी चैनलों पर, सब जगह एक ही चर्चा है कि अधिक मतदान का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है और उसकी सीटें घट रही है। इसके अलावा जो एक चीज़ अक्सर कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन बन गई है जिस पे कोई भी भ्रष्टाचारी आता है और आने के साथ उसके सारे दाग धुल जाते हैं और वो साफ होकर के बाहर निकलता है। यहाँ मेरा एक प्रति प्रश्न है कि तो क्या ये विपक्षी पार्टियां मानती हैं कि ये जो पार्टियां अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं, जब तक उनके साथ थी क्या वे भ्रष्टाचारी थे? क्या संजय निरुपम जब तक कांग्रेस में थे क्या वो भ्रष्टाचारी थे? क्या शरद पवार के भतीजे अजीत पवार जब एनसीपी में थे तो क्या वो भ्रष्टाचारी थे? क्या इंडिया गठबंधन के लोग एक भ्रष्टाचारी के साथ पटना में इंडिया नाम का गठबंधन बना रहे थे? क्योंकि जब पटना में पहली मीटिंग हुई थी इंडिया गठबंधन की तथाकथित, तो उस समय प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार दोनों उस मीटिंग में शामिल हुए थे। तो पहले तो ये डिसाइड करो कि जब आपके साथ थे तो वो भ्रष्टाचारी थे या नहीं। उसके बाद प्रश्न उठता है कि अगर आपके साथ वो भ्रष्टाचारी थे तो फिर क्यों यहाँ आए। लेकिन उस समय तो किसी ने ये नहीं माना कि अजीत पवार हो या प्रफुल्ल पटेल हो वो भ्रष्टाचारी हैं, या कोई भी भ्रष्टाचारी नेता है अगर उस पर दाग लगा है या उस पर कोई इंक्वायरी हो रही है तो फिर उनकी केस अगर बंद कर दिए गए तब भी ये प्रश्न उठता कि भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद उनके केसेस को वापस ले लिया गया। जैसा कि जब कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में मुलायम सिंह का सपोर्ट मनमोहन सिंह सरकार को दिया गया था और उसके बदले में मनमोहन सिंह की सरकार ने जो जिनका आय से अधिक संपत्ति का केस मुलायम सिंह यादव पर चल रहा था उसको बंद करा दिया, क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दिया गया। कुछ वैसा ही हुआ था मायावती के साथ। मायावती का केस भी उनके समर्थन देने की बदौलत बंद कर दिया गया। तो क्या नरेंद्र मोदी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी भी नेता का कोई केस अगर बंद किया है तब तो ये वॉशिंग मशीन की थ्योरी काम करती है। लेकिन आप पहले तो यही नहीं मानते हैं कि ये नेता आपके साथ थे तो भ्रष्टाचारी थे। जब आपके साथ वो पाक साफ थे तो फिर भाजपा में जाने के साथ कैसे भ्रष्टाचारी हो गए। एक तीसरा एग्जाम्पल और भी आपको देते हैं। अक्सर कहा जाता है कि बिहार में एनडीए या भाजपा को 39 सीटें 2019 में मिल चुकी हैं और इस बार उसकी सीटें घटेगी
कल ही मैं सुन रहा था कि अगर 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी को इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि 39 सीटों में से कुछ सीटें तो भाजपा की घटने वाली है। अब इतने महान विश्लेषकों, इतने महान पत्रकारों को इतना पता नहीं है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सीट 17 है, बाकी सीटें एनडीए की है। तो एनडीए की सीट कितना घटेगी कितना बढ़ेगी वो अपने आप में एक बहस का विषय हो सकता है, लेकिन ये सब मानते हैं कि भाजपा की 17 की 17 सीटें भाजपा निकालने में कामयाब होती दिख रही है। तो फिर 303 में जो बिहार से कंट्रीब्यूशन था वो सिर्फ 17 सीटों का था, और वो 17 सीटें तो भाजपा को मिलने जा रही है। तो फिर 303 सीट का जो आंकड़ा है वो कम कैसे होगा, कहाँ से होगा। इसके अलावा जयंत चौधरी, जिनका कहा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा प्रभाव है, जाटों के वो एक छत्र नेता हैं, चौधरी चरण सिंह के वंशज हैं, और जाट उधर ही वोट देते हैं जिसके साथ जयंत चौधरी होते हैं। जब तक वो अखिलेश यादव के साथ थे तब तक जयंत चौधरी बहुत बड़े नेता थे, जाटों में उनका बहुत बड़ा प्रभाव था, और जिधर जयंत चौधरी जाएंगे उधर ही पलड़ा भारी रहेगा। और इसी आधार पर बहुत सारे विश्लेषक, बहुत सारे पत्रकार उन भाजपा को कड़ी चुनौती इंडिया गठबंधन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलेगी ऐसा कह रहे थे। लेकिन जैसे ही जयंत चौधरी भाजपा की तरफ आए, उनका कोई जनाधार नहीं है, जाट उनसे खुश नहीं है, किसान उनसे खुश नहीं है। भाई एक पहले आप डिसाइड करो कि जयंत चौधरी का किसानों में प्रभाव है या नहीं है, जाटों में प्रभाव है या नहीं है। अगर प्रभाव है तब तो उनका भाजपा के साथ जाएंगे तो भाजपा को फायदा होगा, और समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे तो समाजवादी पार्टी को फायदा होगा। लेकिन ये दोनों बातें नहीं हो सकती हैं। एक ही आदमी जब समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा तब तो बहुत प्रभावशाली हो जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने पर उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। तो इस ढंग से बहुत सारे पत्रकार बहुत सारे ऐसे प्रश्नों पर उनकी जो उल्टी सीधी विश्लेषण होती है वो जनता को गुमराह मात्र करती है। एक ऐसा ही विषय है भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करती है। प्रश्न ये उठता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो भारत की सबसे पुरानी और सबसे ज़्यादा जनाधार वाली पार्टी किसी समय में कही जाती थी, आज भी प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी है, उसके मैनिफेस्टो में अगर ये कहा जाता है कि अगर कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन सत्ता में आती है तो मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। अगर वो कहते हैं कि बहुसंख्यकवाद से देश को मुक्ति दिलाई जाएगी, तो ये अपने आप में हिंदू मुस्लिम हो जाता है। फिर उसका जब जवाब दिया जाएगा तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी की सरकार हिंदू मुस्लिम कर रही है। एक आरोप जो अक्सर बहुत सारे पत्रकारों, बहुत सारे विश्लेषकों के मुंह से कहते सुना गया है कि नरेंद्र मोदी गलत बयानी कर रहे हैं कि मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। भाई प्रतीकात्मक रूप में बहुत सारी बातें कही जाती है। अगर आप कहते हैं कि इंडिया गठबंधन सत्ता में आती है तो सभी की संपत्ति का सर्वे किया जाएगा, उसका पहले एक्सरे किया जाएगा और फिर उसका एमआरआई किया जाएगा, और संपत्ति को छीन करके दूसरों के गरीबों में बांटा जाएगा, तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है कि अगर किसी के पास ज़्यादा संपत्ति है तो आप उसे छीनेंगे। यानी अगर किसी के पास 2 मंगलसूत्र है तो एक आप छीनेंगे, किसी के पास 2 घर है तो आप एक छीनेंगे। नहीं तो संपत्ति का सर्वे कराएंगे और उसका समान वितरण करेंगे गरीबों में, इसका क्या अर्थ है? लेकिन लोग मंगलसूत्र की बात करें। मंगलसूत्र प्रतीकात्मक है। मंगलसूत्र का मतलब है कि औरतों की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी मंगलसूत्र होती है। अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस या उसके सहयोगी संगठन इंडिया गठबंधन के घटक अगर सत्ता में आते हैं और संपत्ति का सर्वे कराते हैं और उसको जब्त करते हैं, जब्त करके और उसको गरीबों में बांटते हैं, तो यही बात तो नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। फिर इसमें गलत बयानी कहाँ से हुई और हिंदू मुसलमान कहाँ से हुआ? धर्म के आधार पर भारत के संविधान में कहीं पर किसी प्रकार की आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आरक्षण सिर्फ सामाजिक आधार पर दिया गया है। बाद में अभी हाल के दिनों में नरेंद्र मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से गरीब लोगों को भी आरक्षण 10% आरक्षण दिया है।
लेकिन ये सारी विश्लेषण जब किया जाए, कम मतदान अधिक मतदान, भाजपा वॉशिंग मशीन, बिहार से भाजपा की सीटें घट रही है, जयंत चौधरी का कोई प्रभाव नहीं है, भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है, ये सारे विश्लेषण ये दिखाते हैं कि बहुत सारे ऐसे पत्रकार और बहुत सारे ऐसे विश्लेषक हैं जो पत्रकार या विश्लेषक नहीं होकर के वो एक पार्टी, खास करके कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं। उनके वो चाहते हैं, उनकी मनोकांक्षा है, उनकी इच्छा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जाए, क्योंकि इनके जाने के बाद कांग्रेस पार्टी की जब सत्ता थी तब इनका हाली मुहाली रहता था। ये लोग जो चाहते थे सरकार से काम करवाते थे, यहाँ तक कि किसको मंत्री बनना है, किसको मंत्री से हटाना है, किसको कहाँ पोस्टिंग कराना है, ये सब में पत्रकारों की सुनी जाती थी। जब भी कहीं विदेश दौरे पर देश का प्रधानमंत्री जाते थे तो उनके साथ सैकड़ों पत्रकारों का टीम उनके साथ प्लेन में बैठ के जाता था। उनके रहने खाने पीने सारी व्यवस्था भारत सरकार करती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद ये सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लग गया, ये सारी चीज़ें बंद हो गई। किसी पत्रकार को प्रधानमंत्री कार्यालय का कोई भी डिसीजन, कोई भी निर्णय पता नहीं चलता। इस सब से खुन्नस खाई हुई है। ये लोग चाहते हैं कि जैसे भी हो नरेंद्र मोदी की सरकार चली जाए, और इसी में मदान होकर ये दूसरों को, नरेंद्र मोदी के समर्थकों को अंधभक्त या गोदी मीडिया कहते हैं। सबसे बड़े अंधभक्त तो ये हैं जो राहुल गांधी जैसे नेता को समर्थन करने के लिए उल जलूल विश्लेषण करते रहते हैं।